सबसे पहला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी जरूरी है। क्या जरूरी है? इनमें सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? जड़ में, फल में, पत्ती में या फिर तना में? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होता है। कहाँ पे होता है? पत्तियों में। 3 नंबर सवाल है कि गैसों के आदान प्रदान के लिए पत्तियों की सतह पर मौजूद छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र, द्वार कोशिका, वातरंध्र या जाइलम? तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। आदान प्रदान, गैसों के आदान प्रदान के लिए पत्तियों की सतह पे कौन मौजूद होते हैं? रंध्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस जीव में परजीवी पोषण विधि होती है? मशरूम, अमीबा, अमरवेल या फिर ईस्ट? तो परजीवी पोषण है अमरवेल में होता है। किस में होता है? अमरवेल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा, फ्लैगेला के द्वारा, कुटपाद के द्वारा या स्पर्शक के द्वारा? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। इस प्रकार से अमीबा होता है। इसके चारों ओर जो ये बने हुए हैं इसको कुटपाद कहा जाता है और इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। अगला सवाल है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लार इमाइलेज या फिर लाइपेज? तो मनुष्य की लार में लार इमाइलेज नामक एंजाइम मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से या फिर बड़ी आंत से? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। अगला सवाल है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान जो होता है 1.0 होता है। ये सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। अगला सवाल है कि छोटी आंत में उंगली जैसी रचना को क्या कहा जाता है? दीर्घरोम, वायुकोष्ठिका, वृक्काणु या तंत्रिका कोशिका? तो छोटी आंत में जो उंगली जैसी रचनाएं पाई जाती है उसे दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर ग्रासनली? तो आहार नाल जिसके द्वारा हमारे शरीर में पाचन होता है उसमें सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत है। कौन सा है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के, अमाशय के, यकृत से या छोटी आंत से? तो पित्तरस का स्राव जो होता है यकृत से होता है, जिसे इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है। लीवर से ही क्या स्रावित होती है? पित्तरस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल? कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इससे जो है अंतिम रूप से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों के विकास किस भाग को पौधों की रसोई कहा जाता है? पौधों के किस भाग को पौधों की रसोई कहा जाता है? फूल, जड़, पत्ती या फिर तना? तो पौधों के किस भाग को पौधों की रसोई कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बाह्य त्वचीय कोशिका से या द्वार कोशिका से या फिर जाइलम कोशिका से या फिर फ्लोएम कोशिका से? तो रंध्र का खुलना और बंद होना जो होता है नियंत्रित, वो द्वार कोशिका से होता है। किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? C6H12O6। अगला सवाल है, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या फिर क्लोरोप्लास्ट में? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है?
तो ग्लूकोज जो है पायरुवेट के रूप में कोशिका द्रव्य में बनते हैं। किस में बनते हैं? कोशिका द्रव्य में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज एटीपी के रूप में बन जाते हैं। किस में बन जाते हैं? एटीपी के रूप में। और पायरुवेट बनता है कोशिका द्रव्य में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट किसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है? मनुष्य में, ईस्ट में, अमीबा में या फिर पौधे में? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट इथेनॉल जो बनता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। क्या कहा जाता है? किण्वन। और ये किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जो चूना जल को दुधिया कर देता है। अगला सवाल है, भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन किस पदार्थ के संचरण के कारण होता है? मतलब क्या बनने के कारण मांसपेशी में ऐंठन होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज, पायरुवेट, अल्कोहल। तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, क्योंकि जब भारी व्यायाम करते हैं तो उसमें मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं, जिसके कारण ऐंठन की शुरुआत होने लगती है। और ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण अवायवीय श्वसन में बनते हैं। किस में बनते हैं? अवायवीय श्वसन में। 19 नंबर सवाल है कि कोशिका में वायवीय श्वसन का स्थल है। कहाँ पे कोशिका में वायवीय श्वसन होता है? राइबोसोम में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो वायवीय श्वसन का स्थल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही वायवीय श्वसन होता है, अर्थात वहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है और वायवीय श्वसन के कारण ग्लूकोज एटीपी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला सवाल है, सजीवों में ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी, एडीपी, एनएडीपी या पायरुवेट? तो ऊर्जा का मुद्रा जो है वो है एटीपी, क्योंकि ऊर्जा एटीपी में ही संरक्षित रहता है, जिसे कोशिकाएं बाद में ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। अगला सवाल है, फेफड़ों में छोटी वायु से थैलियों को क्या कहा जाता है? श्वसनी, श्वसनिका, वायुकोष्ठिका या श्वास नली? तो फेफड़ा में जो छोटी वायु थैलियां होती है उसे वायु कोष्ठिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु कोष्ठिका, क्योंकि वायु कोष्ठिका में ही हवा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, जिसके द्वारा ये रक्त में प्रवाहित होते हैं। अगला सवाल है, मानव रक्त में श्वसन वर्णक है? मिलेनिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या माइलोग्लोबिन? तो मानव रक्त में श्वसन वर्णक है, जिसके द्वारा श्वसन होता है। श्वसन में जो भूमिका निभाते हैं वो है हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के अणु को अपने साथ जोड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को जोड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसकी हीमोग्लोबिन के प्रति उच्चतम बंधुता होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की या फिर नाइट्रोजन की? तो हीमोग्लोबिन के प्रति उच्चतम बंधुता ऑक्सीजन के प्रति होती है। किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, एक वयस्क मनुष्य आराम की अवस्था में सामान्य श्वसन दर कितना होता है? 5 से 10 बार प्रति मिनट, 15 से 18 बार प्रति मिनट, 25 से 30 बार प्रति मिनट, 70 से 72 बार प्रति मिनट? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 72 बार प्रति मिनट। अगला सवाल है, श्वास लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निश्वसन, अंतःश्वसन, श्वसन या फिर वाष्पोत्सर्जन? तो श्वास लेने की प्रक्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतःश्वसन। ग्लाइकोसिस को किसे तोड़ने की प्रक्रिया है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या विटामिन? तो ग्लाइकोसिस ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया है। ग्लाइकोसिस में क्या होता है? तो ग्लूकोज को तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, पौधों में गैसीय विनिमय किसके माध्यम से होता है? रंध्र के द्वारा, वात रंध्र के द्वारा, जड़ की सतह के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो पौधों में गैसीय विनिमय रंध्र के द्वारा भी होता है, वात रंध्र के द्वारा भी होता है, जड़ की सतह से भी होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि केचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है? फेफड़े से, गलफड़े से, नम त्वचा से या श्वास नली से? तो केचुए में श्वसन की क्रिया जो होती है वो नम त्वचा से होती है। केचुए में किससे होती है? नम त्वचा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? कंठ,
ग्रसनी, एपिग्लोटिस या फिर डायाफ्राम। तो स्वर यंत्र और कंठ द्वार के निकट, स्वर द्वार और कंठ द्वार के निकट जो है, कंठ द्वार निगल द्वार के निकट एक रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, और यही जो है भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वायवीय श्वसन के दौरान एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं? 2, 8, 38 या फिर 12। तो वायवीय श्वसन के दौरान एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु। कितने अणु? 2 अणु।